देवर जी का फोन आया था जी। वो बोल रहे थे कि उन्हें छुट्टियां मिली हुई हैं तो 2-4 दिनों के लिए घर आ रहे हैं वो शहर से। मैं तो कहती हूँ इस बार हम रिद्धि को उनके साथ पहुंचा ही देते हैं। बेचारी पति के बिना यहाँ रहती है, कुछ बोलती तो नहीं है लेकिन उसके चेहरे से साफ साफ समझ में आता है कि वो उनके बिना दुखी है। और वैसे भी पति के बिना पत्नी ससुराल में नहीं रह सकती है। मायके में भले महीनों से रह जाए लेकिन ससुराल में पति के बिना एक दिन भी पत्नी का मन नहीं लगता है। मैं जानती हूँ जब आप किसी काम से शहर जाते थे तो मैं कितनी मुश्किल से रहती थी यहाँ। शोभा, हमने तो कभी मना किया ही नहीं है। 6 महीने होने को आए हैं शादी को, हम तो कहते हैं ले जा ले बहू को। वैसे भी उसे भी तो वहाँ काम धंधे में दिक्कत होती होगी ना। ऑफिस जाता है फिर उसके बाद में घर में काम करता है तो उसके पास समय कहाँ रहता होगा। बहू उसके साथ रहेगी तो कम से कम उसे 2 टाइम का खाना तो बना कर देगी। हाँ हाँ जी, वही तो। अब वो लोग छोटे हैं इसलिए बोलने में शर्माते हैं। अब हमें ही उन लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हमें तो सोचना ही पड़ेगा। अब वो तो ऐसा है कि बहू नई नई थी, वहाँ का माहौल थोड़ा अलग है, पहुंचाने में भी थोड़ी अपन लोगों को दिक्कत थी, इसलिए अपन ने बोल दिए थे कि 1-2 विदा ना ही ले जाए तो बेहतर होगा। अब हो गए हैं 6 महीने। अब तो वैसे भी विजय ने बड़ा रूम ले लिया है रहने के लिए, बड़े मकान में उसे रहने में भी दिक्कत नहीं होगी। पहले ऐसा था कि एक ठो कमरे में रहता था, वहीं सोना वहीं खाना वहीं नहाना सब चीज एक ही कमरे में था। अब तो ऐसा है कि अच्छे 2-3 कमरे का रूम ले लिया है तो आराम से बहू को ले जा सकता है और आराम से दोनों का गुजर बसर हो सकता है वहाँ। ये है प्रकाश जी और ये है प्रकाश जी की पत्नी शोभा। प्रकाश जी और विजय दोनों भाई हैं। प्रकाश जी ने अपने छोटे भाई को बच्चे की तरह पाला है। प्रकाश जी के माता पिता का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था। प्रकाश जी के जन्म के 10 साल बाद विजय का जन्म हुआ था, इसलिए प्रकाश जी और विजय में 10 साल का अंतर है। विजय ने अपने भाई पर ही अपने पिता की छवि देखी थी। विजय बहुत छोटा था जब ही उसके माता पिता की एक कार एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई। उसके बाद विजय ने अपने बड़े भाई प्रकाश में ही अपने माता पिता की छवि देखी थी, क्योंकि प्रकाश ने अपने छोटे भाई को बहुत लाड़ प्यार से पाला था। माँ बाप दोनों का प्यार बड़े भाई ने दिया था, इसलिए विजय अपने बड़े भाई की कोई भी बात नहीं टालता था, उसे पिता की तरह सम्मान देता था। और जब शोभा शादी होकर आई तो शोभा को भी विजय ने माँ की तरह माना। विजय के लिए शोभा और प्रकाश दोनों माता पिता के समान थे। शोभा भी अपने देवर के लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करती थी। एक बच्चे की तरह अपने देवर की देखभाल करती थी। शोभा बहुत ही समझदार और सुलझी हुई महिला थी। विजय की पढ़ाई लिखाई में प्रकाश जी ने भी बहुत खर्च किया। विजय भी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, बहुत लगन से पढ़ाई करता था। कंपटीशन एग्जाम निकालकर उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी, जिसके कारण वो शहर में जाकर रहने लगा और प्रकाश जी गांव में रहते थे जहां उनकी खेती किसानी थी। एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते थे प्रकाश जी। खेती किसानी से जो कुछ भी आता था उसी में अपना गुजर बसर करते थे। अपनी सुख सुविधाओं की चीजों में कमी कर प्रकाश जी ने अपने भाई विजय को पढ़ा लिखा कर नौकरी में खड़ा किया। एक छोटी सी किराना दुकान थी। किराना दुकान ठीक ठाक ही चलती थी, जिससे घर का डेली का खर्च भी चल जाता था। अगले ही दिन विजय शहर से वापस आ जाता है। भैया विजय तू आ गया? अरे शोभा देखो जल्दी आओ, हमारा विजय आ गया। प्रणाम भैया। प्रणाम भाभी माँ। खुश रहो विजय, भगवान तुम्हें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे, हमारी तो यही दुआ है। थैंक यू भाभी माँ, आपका यही आशीर्वाद है जो मुझे लगा है। आप लोगों की बदौलत ही आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ कि अरे बेटा आज जो कुछ भी तू है सब अपनी मेहनत और लगन के कारण है। हम लोगों को इसका श्रेय मत दे। यदि तू इतनी मेहनत ना करता तो आज तेरी गवर्नमेंट जॉब ना लगती। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है कि आप लोग मुझे श्रेय देते हैं, वरना आज की दुनिया में कहाँ ऐसे भाई मिलते हैं। मुझे तो आप अरे अरे बस कर, अब क्या हमसे ही खड़े खड़े बातें करते रहेगा? जा, रिद्धि तेरा कब से इंतजार कर रही है, जब से सुनी है खुशी के मारे फूली नहीं समा रही है। जा उससे जाकर भी मिल ले थोड़ा। जी भाभी माँ। शोभा समय कैसे पंख लगाकर उड़ता है पता ही नहीं चलता है। ऐसा लगता है थोड़े दिन पहले की ही तो बात है जब विजय मेरी गोद में खेलता था। माँ बाबूजी के गुजरने के बाद विजय को ही मैंने पाला पोसा है, और आज जब विजय को इतना बड़ा दिखता हूँ तो ऐसा लगता है कि यह समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। विजय को दिखता हूँ तो मैं अपनी सारी तकलीफें भूल जाता हूँ। ऐसा लगता है आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, विजय हमारा सब कुछ ठीक कर देगा, ऐसा लगता है। हाँ हाँ, हमारा विजय सब कुछ ठीक कर देगा, आप क्यों चिंता करते हैं? अभी हमारे बेटों को पढ़ लिख कर नौकरी लगने में बहुत समय है, और क्या पता उनकी नौकरी लगती है या नहीं लगती है। हर किसी का दिमाग अलग रहता है। अभी तो बच्चे पढ़ लिख ही रहे हैं, बाकी हमारी कोशिश यही है कि हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर कोई ना कोई जॉब करें। क्या हुआ जी, किसका फोन आ रहा है? फोन को देखकर आप इतने शांत क्यों हो गए? चिंता की लकीरें आपके माथे पर तन गई हैं। क्या बात है, किसका फोन है, बताइए मुझे। शोभा, जिस सुनार से हमने 2 लाख रुपए कर्ज लिया था
विजय की शादी के लिए उसी का फोन आ रहा है। अब मैं उसे क्या जवाब दूं? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। अरे तो आप फोन उठाइए ना, फोन उठाने में देरी नहीं करिए, वरना वो हमें गलत समझेंगे। आप अपनी स्थिति बताइए उनसे। हेलो, नमस्कार सेठ जी। सेठ जी, बस मुझे थोड़े दिनों की और मोहलत दीजिए। मैं थोड़े दिनों में ही सारा पैसा पटा दूंगा। देखिए, 6 महीने हो गए हैं आप लोगों को पैसे लिए, आप लोगों ने एक भी रुपये नहीं दिया है। अब थोड़े थोड़ा करके पैसे दीजिए। अब आपके पास 2 महीनों की और मोहलत है। 2 महीनों के बाद मैं आपके घर पर आकर हल्ला करूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ। ठीक है। ये क्या रिद्धि, मुझे देखकर तुमने मुंह फेर लिया? क्या बात है, नाराज हो मुझसे? पहले तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए आकर। मैं तुम्हारा इतने दिनों से इंतजार कर रही हूँ, 2 महीने हो गए हैं तुम्हें अपनी ड्यूटी पर गए हुए। पहले तुम्हें आकर मुझसे मिलना चाहिए था। मुझसे मिलने के बजाय तुम अपने भैया भाभी से जाकर मिल रहे हो। अरे 2 महीनों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। एक तो 2 महीने के बाद आ रहे हो और ऊपर से पहले जाकर अपने भाई भाभी से मिल रहे हो। मतलब तुम्हारी नजरों में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मुझे शादी करके यहाँ छोड़कर चले गए अपने भाई भाभी की सेवा करने के लिए। तुमने अपने लिए शादी की है या अपने भाई भाभी के लिए शादी की है? रिद्धि, ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो? एक बात कान खोल कर सुन लो, वो मेरे भाई भाभी हैं। तुमसे पहले उनका दर्जा है मेरी नज़रों में। मैं उन्हें अपने माँ बाप, अपने भगवान की तरह पूछता हूँ। वो सिर्फ मेरे लिए मेरे भाई भाभी नहीं, मेरे लिए सब कुछ है। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपने भाई भाभी को नहीं छोड़ सकता। वाह विजय, यही दिन दिखाने के लिए तुमने मुझसे शादी की थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे इस तरह से बात करोगे। अरे जो बीवी तुम्हारे लिए इतना तड़प रही है, तरस रही है, तुम उसके लिए ऐसी बातें कर रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं रहना है मुझे तुम्हारे भाई भाभी की नौकरानी बनकर। मुझे तुम्हारे साथ चलना है। यदि तुम मुझे अपने साथ लेकर जाओगे तो मैं चलूंगी, वरना मैं इस घर में नहीं रह सकती। देखो रिद्धि, दूसरे शहर में दिक्कत होती है थोड़ा सेटलमेंट करने के लिए। मैं भी चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। अभी मैंने नया रूम देखा जरूर है, लेकिन लिया नहीं है। बहुत महंगा किराया बता रहा है उसका। और देखो रिद्धि, हमारी शादी के लिए भैया भाभी ने जो कर्ज लिया था उसे भी तो पटाना जरूरी है ना। इसलिए मैंने उस 3 कमरे वाला घर को कैंसिल कर दिया। अब तुम्हें मैं एक कमरे में कैसे कैसे रखूं, तुम ही बताओ। अरे तुम्हारी शादी का कर्ज तुम ही पटाओगे क्या? तुम्हारे भाई भाभी का कोई फर्ज नहीं बनता है? इतनी बड़ी संपत्ति है, इतनी धन दौलत जायदाद है, एक खेत बेचकर तुम्हारे भाई भाभी को बोलो, वो कर्ज पटा देंगे। अरे कितनी और धन संपत्ति है? मेरे भाई ने सब कुछ मेरे ऊपर ही लगाया है। कितना पैसा लगा है तो मैं जानता हूँ, तुम जानती ही क्या हो। 6 महीने से आई हो तुम मेरी जिंदगी में, तुम्हें कुछ नहीं पता है। मेरे भाई के संघर्ष को मैं ही जानता हूँ। और हाँ, आज के बाद मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करोगी तुम, समझ में आई? तुमसे पहले मेरे जीवन में मेरे भाई भाभी का महत्व है। उनका स्थान मैं किसी को नहीं दे सकता। तुम ये मत समझना कि तुमसे मेरी शादी हो गई है तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा या उन्हें भूल जाऊंगा। मैं एहसान फरामोश नहीं हो सकता। मेरा फर्ज मेरे भाई भाभी के प्रति पहले है। छोटेपन से मेरे भाई भाभी ने मुझे पाला है। बिन माँ बाप का बच्चा, मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया मेरे भाई भाभी ने कि मेरे माता पिता नहीं है। मेरे बड़े भाई ने बाप बनकर मेरा पालन पोषण किया है। अरे जब भाई भाभी की ही सेवा करनी थी जीवन भर, तो क्यों मुझसे शादी कर ली? क्यों मेरा जीवन बर्बाद कर दिया तुमने? मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे मुझसे दगाबाजी करते हो। मैंने भी तुम्हें अपने इशारों पर ना नचाया ना, तो मेरा भी नाम रिद्धि नहीं। भैया ये लीजिए 1 लाख रुपए, सेठ जी को ले जाकर दे दीजिए। मुझे पता है उनका फोन आया है, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अरे विजय, तुमने क्या सुन लिया है? सेठ जी तो बस अच्छे भले की बात कर रहे थे, उन्होंने तो पैसे की कोई बात ही नहीं की। तुमने ऐसा क्या सुन लिया है जो तुम पैसे लेकर आ गए हो? भैया मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि सेठ जी आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। भैया आप चिंता मत करिए, हम बहुत जल्द ही सारा पैसा पटा देंगे। अभी आप ले जाइए, ये 1 लाख रुपए दे दीजिए। फिर 2 महीने के बाद मैं 1 लाख रुपए का और इंतजाम करूंगा। 2 महीने के बाद हम उनका सारा पैसा पटा देंगे। आपको अपनी जुबान से मुकरना नहीं पड़ेगा, मैं आपकी जुबान को जाया नहीं होने दूंगा। अच्छा, तो मेरा विजय इतना बड़ा हो गया है कि अब मेरी जुबान की कीमत पता चल गई है उसे। अरे बेटा, तू क्यों चिंता करता है? उन लोगों का तो काम ही है परेशान करने का। मैं सब कर लूंगा, तू अपना पैसा अपने पास संभाल कर रख। तू इतने बड़े शहर में रह रहा है, तुझे बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। और वैसे भी अब तेरी शादी हो चुकी है, तेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, बहू को भी बहुत चीजों की जरूरत पड़ेगी। तू अपना पैसा अपने पास रख। मैं ये पैसा नहीं ले सकता। मैं जब धान आ जाएगी तो धान की बिक्री करके सारा पैसा ले जाकर सेठ जी को दे दूंगा। तू क्यों टेंशन ले रहा है? अभी बस थोड़ी दिनों की और बात है, तू चिंता मत कर। तू आराम से अपने खर्चे निकाल बस। हाँ हाँ विजय, भैया सही बोल रहे हैं तुम्हारे। तुम ये पैसे संभाल कर रखो। भैया भाभी माँ, यदि आप मुझे अपना बेटा नहीं समझते हैं तो मत लीजिए मुझसे ये पैसे। आप मुझे पराया समझ रहे हैं ना?
मैं जानता हूँ शादी कर दिया आप लोगों ने तो सोच रहे हैं कि मैं पराया हो गया। ऐसी बात नहीं है बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको मेरी कसम, और हाँ, आप मेरा मरा मुंह देखेंगे यदि आपने मेरे पैसे नहीं रखे तो। विजय, ये कैसी बात कर रहा है तू? हाँ तो अब आप चुपचाप ये पैसे रख लीजिए और ले जाकर सेठ जी को दे दीजिए। ठीक है, हम ये पैसे रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन हाँ, आज के बाद तू हमें कोई पैसे नहीं देगा। तू अपना पैसा खुद अपने पास संभाल कर रख। वाह जेठ जी, सांप भी नहीं मरा और लाठी भी नहीं टूटी। कितने अच्छे से आपने अपना काम मना लिया। तुमने मुझे मुझे मारा, मेरे ऊपर हाथ उठाया तुमने, अपने भाई भाभी की खातिर तुमने मुझे मारा। अरे अब तो फैसला होकर रहेगा। तुम्हें मैं चाहिए ये तुम्हारे ये भाई भाभी। ये सब क्या है विजय? तुमने क्यों बहू के ऊपर हाथ उठाया? अरे तुम्हें यही संस्कार दिए हैं हमने, औरतों पर हाथ उठाना? बस करिए जेठ जी, ये दिखावा ना किसी और के सामने करिएगा। मुझे मार खिलवाकर आपको बहुत मजा आ रहा है। अरे आपके दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे मुझे मार खिलवाकर। रिद्धि, यदि तुमने मेरे भाई भाभी से एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुंह बंद कर लो अपना, बोल रहा हूँ, इसी में तुम्हारी भलाई है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुंह बंद नहीं करूंगी मैं। आज चाहे कुछ भी हो जाए, फैसला होकर ही रहेगा। आज तुम ये तय कर लो कि तुम्हें तुम्हारे भाई भाभी चाहिए या मैं चाहिए। अपने भाई भाभी से और इस घर से सारे रिश्ते नाते तोड़कर तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना पड़ेगा। और हाँ, इस घर से दोबारा कभी कोई रिश्ता नहीं रखोगे तुम। ठीक है, जब तुम्हारे और भैया भाभी में से मुझे दोनों में से किसी एक को चुनना है तो ठीक है, मैं अपने भाई भाभी को ही चुनूंगा। तुम जा सकती हो अपने घर। 2-4 दिनों के अंदर तुम्हारे घर में कोर्ट के नोटिस पहुंच जाएंगे। मुझे तुमसे तलाक ही चाहिए। अरे ऐसी औरत से क्या ही रिश्ता रखूंगा मैं, जो औरत मुझे अपने भाई भाभी से दूर कर रही है। विजय, खबरदार, जो तुमने बहू से इस तरह से बात की तो। अरे तुम समझते क्या हो अपने आप को? शादी कोई गुड्डी गुड़ियों का खेल है जो 6 महीने के बाद तुम रिश्ता तोड़ रहे हो उससे? अरे हमारे साथ तुम्हारा कितने दिनों का रिश्ता रहेगा? आज है कल नहीं है हम। हमारे जीवन का कोई ठिकाना है क्या? भाभी माँ, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आप देख रही हैं ना कि इसने किस तरह की कंडीशन रख दी है मेरे सामने। आप सब जान रही हैं ना। वो सब ठीक है, रिद्धि अभी नादान है, उसने नादानी में ये सब बोल दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे तलाक दोगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हें मेरी कसम और अपनी भाभी माँ की कसम, तुम रिद्धि को लेकर चले जाओ शहर और वहीं अपनी गृहस्थी बसाना। तुम्हारे भाई भाभी के साथ तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, ये मत सोचना। तुम्हें जब भी हम लोगों की जरूरत पड़े, हमारा दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। ये क्या भैया, ये क्या किया आपने? आपने मुझे अपनी कसम देकर मुझे बांध दिया। भैया, मैं आप लोगों से दूर नहीं रह सकता। भैया, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी? भैया, मुझसे रिश्ता मत तोड़िए, मुझे अपने आप से दूर मत करिए। विजय, जीवन में ऐसी स्थिति आती है जब अपनों से ही अपनों को दूर होना पड़ता है, और हम तुझे कौन सा अपने से दूर कर रहे हैं? तू तो वैसे भी शहर में रहकर नौकरी कर ही रहा था ना। हम तो कहते हैं तू आज ही अपना सारा सामान पैक कर और शाम की ट्रेन से निकल जा शहर। चलो शोभा, हमें अब इससे कोई बात नहीं करनी है। विजय अपने भाई भाभी को बहुत मानता था। उसने अपने भाई भाभी की कसम के आगे हार मान ली और वो अपनी पत्नी को लेकर चुपचाप शहर चला गया। देखिए जी, कहीं ऐसा ना हो कि देवर जी को हम फोन लगाएं और फिर से उनकी जिंदगी में कोई कलेश ना खड़ा हो जाए। देखो, मैं मानती हूँ कि 1 महीने से हम लोगों की कोई बात नहीं हुई है। यदि हमारे बात ना करने से उनके जीवन में सुख शांति रहे तो बहुत अच्छी बात है। ना ही करें फोन तो ही बेहतर है। पापा, माँ एकदम सही बोल रही हैं। चाची के स्वभाव को तो आप जानते ही हैं ना। यदि आपके और हमारे फोन लगाने से फिर से कलेश हुआ तो फिर क्या करेंगे आप? ये तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना कि हम लोगों की वजह से चाचू और चाची के बीच में झगड़े हों। बेटा, जब से विजय और बहू इस घर से गए हैं तब से मेरा मन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है बस एक बार मेरे विजय से मेरी बात हो जाती तो इस दिल को थोड़ी तसल्ली हो जाती। सब ठीक ही होंगे, आप ज्यादा चिंता मत करिए। देवर जी खुद ही हमें फोन लगाएंगे। आप आराम करिए, मैं आपके लिए दवाई गोली लेकर आती हूँ। वैसे भी वो लोग जब से गए हैं आपका स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलो राहुल बेटा, मार्केट से सब्जियां ला दो, सब्जी नहीं है घर में। मुझे मेरे विजय की बहुत याद आ रही है। 1 महीने हो गए हैं, मेरे विजय ने ना ही मुझे फोन किया है और ना ही मेरी खैर खबर ली है। अरे कम से कम एक बार पूछ तो लेता कि भैया जिंदा है या मर गया। जो दृश्य प्रकाश जी ने और शोभा जी ने अपनी आंखों के सामने देखा था, उसके बाद तो उनकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो विजय को फोन लगा सके। बस वो लोग यही इंतजार कर रहे थे कि विजय का कब का फोन आए। लेकिन विजय के पास तो कोई फोन ही नहीं था। विजय का फोन जाते समय ही चोरी हो गया था। सैलरी में वो अपने लिए नया मोबाइल ले अपनी जरूरतों की पूर्ति करे या अपनी पत्नी की जरूरतों को पूर्ति करे। इस कारण विजय भी मजबूर था, इसलिए वो अपने भैया भाभी को फोन नहीं लगा पा रहा था। अच्छा ही हुआ जो विजय का मोबाइल चोरी हो गया। यदि विजय के पास उसका मोबाइल रहता तो
कभी ना कभी तो अपने भाई भाभी को फोन लगा ही देता, और अब वो कभी अपने भाई भाभी को फोन लगा ही नहीं पाएगा। अब मैं अपने सारे शौक शान पूरे करूंगी, वो सब इच्छाओं को पूरा करूंगी जो मैं बचपन से चाहती आ रही हूँ। मैं अपने लिए एक से एक चीज लूंगी, अपने घर के लिए एक से एक डेकोरेशन की चीजें लूंगी। अब सारा पैसा सिर्फ मेरे और मेरे हाथों में रहेगा, मेरी पति की कमाई का। पहले तो मेरा पति जो भी कमाता था सारा पैसा अपने भाई भाभी के पास दे देता था, भाई भाभी के जेब में रख देता था। अरे मेरे पति के पास क्या बचता था, फूटी कौड़ी नहीं बचती थी। अब चूंकि सारा पैसा मेरे पास रहेगा तो मैं अपने लिए महंगे महंगे गहने जेवर बनवाऊंगी, और उसके बाद में अपने अमीर दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ किटी पार्टी करूंगी, उन्हें अपने घर बुलाऊंगी, उनके बराबरी करूंगी मैं। मेरे स्टैंडर्ड भी उनके साथ ही मिलना चाहिए। रिद्धि की इतनी बड़ी बड़ी इच्छाओं के कारण विजय बहुत ज्यादा परेशान था। सैलरी आते ही रिद्धि बड़ी बड़ी फरमाइशें शुरू कर देती थी। रिद्धि, ये क्या बात हुई भला? तुम्हें समझदारी नाम की कोई चीज नहीं है क्या? तुम्हें समझना चाहिए, पूरे महीने भर सैलरी पुराना पड़ता है, यहाँ सैलरी आती नहीं है और तुम्हारी बड़ी बड़ी फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। हाँ, मेरे लिए ही सारी कंजूसी कर लो तुम। अपने भाई भाभी के हाथ में तो कैसे पैसा ले जाकर थमा देते थे, अपनी सारी कमाई तुमने अपने भाई भाभी के हाथ में दे दी। अरे अपने जीवन के लिए किया ही क्या है? लाख रुपए जोड़ कर रखे हैं अपने लिए? नहीं रखे हैं ना? किया ही क्या है तुमने अपने लिए? मैं कुछ नहीं जानती हूँ, साफ साफ मेरी बात सुन लो। इस बार मुझे एक अंगूठी चाहिए गोल्ड की। सोना वैसे ही इतना महंगा हो रहा है, सोना लेकर रखेंगे तो भविष्य में हमारे काम आएगा। कोई 1,50,000 रुपए महीने नहीं कमा रहा हूँ मैं, 30,000 रुपए कमाता हूँ, और 10-5,000 रुपए की तुम्हारी अंगूठी आएगी नहीं। जब सारे पैसे की तुम्हारे लिए अंगूठी ले लूंगा तो घर में बचा ही क्या खर्च के लिए? इतने दिनों से सोच रहा हूँ मैं अपने लिए मोबाइल लूंगा, लेकिन तुम्हारे खर्चे कम नहीं हो रहे हैं। तुम्हारे खर्चों की लिस्ट तो इतनी लंबी है कि पूछो ही मत। जितनी अपनी चादर रहती है उतना ही पैर फैलाना चाहिए रिद्धि। तुम्हारे लिए अंगूठी लेकर मैं घर घर कटोरा लेकर नहीं घूमूंगा, भीख मांगने की नौबत ला दोगी तुम मेरी, समझ में आई? ये फालतू की जिद पूरी करने वाला नहीं हूं मैं। 1,000-2,000 रुपए, 5,000 तक की बात ठीक है, इस तरह बड़ी बड़ी फरमाइशें करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इसी तरह आए दिन रिद्धि अपने पति से लड़ती रहती थी। रिद्धि की फरमाइशें सुन सुनकर विजय भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। रिद्धि इतना ज्यादा लड़ती झगड़ती, कहीं मौका पड़े तो खाना पीना ही छोड़ देती थी। विजय उससे परेशान होकर अपने दोस्तों से कर्ज ले लेकर उसकी फरमाइशों को पूरा करने लगा। उधर विजय की याद करते करते प्रकाश जी की इतनी ज्यादा तबीयत बिगड़ी कि उन्हें एक दिन हार्ट अटैक आ जाता है। ना चाहते हुए भी शोभा जी रिद्धि को फोन लगाती हैं खबर देने के लिए। रिद्धि, कैसी हो तुम? और देवर जी कैसे हैं? रिद्धि, एक बार बस देवर जी से बात करा दो ना, तुम्हारे जेठ जी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें कल हार्ट अटैक आ गया है। वो विजय को बहुत याद कर रहे हैं, जिस दिन से तुम लोग गए हो विजय से उनकी कोई बात नहीं हुई है, बहुत याद कर रहे हैं। रिद्धि, प्लीज बात करा दो। अरे बात तो करा देती मैं आपकी, लेकिन वो 4-5 दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं और उनके पास मोबाइल है नहीं। जैसे ही आते हैं तो मैं उन्हें खबर दे दूंगी, आप चिंता मत करिए। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मार लूंगी। बहुत मुश्किल से तो उस दलदल से बाहर निकली हूँ मैं नहीं चाहती कि अब फिर से मैं और मेरा पति उस दलदल में फंसे। झूठ बोल दिया मैंने जेठानी जी से कि ये नहीं है, 2-4 दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं, और मैं तो इन्हें ये बताने वाली भी नहीं हूँ कि जेठ जी को हार्ट अटैक आया है। बताऊंगी तो ये तो रह नहीं पाएंगे, सीधा चल देंगे अपना बैग उठाकर। मेरी मति थोड़ी ना मारी गई है जो इन्हें ये बताऊंगी। रिद्धि, मैंने तुम्हारे लिए अंगूठी को ऑर्डर दे दिया है, 2-4 दिनों में अंगूठी बनकर आ जाएगी। अरे वाह, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। आप जैसा पति पाकर तो मैं धन्य हो गई हूँ। ठीक है, अब मुझे ऑफिस जाना है, एक काम करो, जल्दी से मेरे लिए टिफिन तैयार कर दो। हाँ बस अभी तैयार कर देती हूँ। आप जब तक नहा धोकर रेडी होइए। 10 दिन तक प्रकाश जी हॉस्पिटल में एडमिट रहे। हॉस्पिटल से छुट्टी लेने के बाद प्रकाश जी को घर लेकर आया गया। उसके बाद प्रकाश जी बस एक ही जिद करते कि मुझे मेरे विजय से बात करा दो। 50 बार फोन करने के बाद भी रिद्धि फोन न उठाती। जब फोन उठाती तो बोल देती कि अभी विजय घर पर नहीं है। ना चाहते हुए भी पति के कारण मजबूर होकर शोभा जी फिर अपनी देवरानी को फोन लगाती। वो हर बार ऐसा ही बोलती। इधर कर्जदार 1 लाख रुपए और उसके ब्याज के लिए आए दिन परेशान करने लगे। मजबूर होकर प्रकाश जी ने अपने खेत को बेच दिया। खेत बेचने के बाद प्रकाश जी की आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा नाजुक हो गई। प्रकाश जी के पास जो थोड़ा बहुत पैसा खेती किसानी करके आता था, वो पैसा उनके इलाज में लग गया। अब तो प्रकाश जी को 2-3 हजार रुपए महीने की दवाइयां बन गई थी। आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद शोभा जी ने फिर एक बार रिद्धि को फोन लगाया। देखो रिद्धि, हम दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं, बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब है। रिद्धि, कृपा कर तुम देवर जी से हमारी बात करा दो। अरे आप दाने दाने के लिए मोहताज हैं तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसमें हमारा क्या दोष है भला?
बहुत ही बेशरम किस्म की औरत हो तुम। तुम्हें कितनी बार बोल दिया मैंने कि आज के बाद इस घर में फोन मत करना। क्यों फोन करती हो तुम लोगों का ठेका लेकर नहीं रखा है मेरे पति ने, जो आए दिन मेरे पति को फोन लगाते रहते हो। वो तो अच्छा है कि उनका फोन गुम गया है, वरना अब तक तो सारा पैसा तुम लोगों पर ही लुटा देता मेरा पति। फोन रखो और दोबारा फोन करने की कोशिश मत करना। इतनी बात सुनकर शोभा जी ने फोन काट दिया और फिर उसके बाद कभी रिद्धि को फोन नहीं लगाया। इधर विजय रिद्धि की पूर्ति करते करते इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। रिद्धि की इच्छाओं को पूरा करने के लिए विजय ने गलत काम करना शुरू कर दिया, ऑफिस में घूस लेना शुरू कर दिया, जिसके कारण अब उसके पास बहुत पैसा आने लगा। 2 नंबर के पैसे से उसने अपना खुद का मकान खड़ा कर लिया, घर में 2 4 व्हीलर खड़ा कर लिया। 1 साल के अंदर ही विजय के पास खुद का सब कुछ हो गया था। और उधर प्रकाश जी और शोभा जी की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। शोभा, अब इस मकान को बेचने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा है। कर्जदार इतने परेशान कर रहे हैं, हमें बाहर निकलने में भी शर्म आ रही है। नहीं नहीं जी, ये क्या कह रहे हैं? यदि हम ये मकान भी बेच देंगे तो हम रहेंगे कहाँ? हम रास्ते पर थोड़ी ना रहेंगे। आप एक काम करिए, मेरी मानिए, हमारी जो बंजर भूमि पड़ी हुई है जिसमें हम कभी खेती नहीं करते थे, आप उसमें हल चलवाइए और हल चलवाने के बाद आप उसमें थोड़ी बहुत गेहूं की खेती करिए। देखिएगा उस खेत में जरूर हमें लाभ होगा। आप मेरी बात मानिए ना, कब से बोल रही हूँ मैं आपको। अरे शोभा, कुछ नहीं है उसमें। हमने एक नहीं 50 बार उस खेत को उपजाऊ बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो जमीन बंजर है, कुछ नहीं मिलता है और हमें नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरा दिल कह रहा है जी, इस बार आप जरूर उस खेती से कुछ ना कुछ प्राप्त करेंगे। भगवान हमें बार बार इस तरह निराश नहीं कर सकता है। मैं एक काम करती हूँ, हमारे दोनों बेटों को भी शहर से वापस बुला लेती हूँ। अब जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम उन्हें कहाँ से पढ़ाई करवा देंगे? वो भी आपकी खेती किसानी में मदद करेंगे। ठीक है शोभा, यदि तुम बार बार बोल रही हो तो ठीक है, अब हमारे पास कोई चारा भी नहीं बचा। इस तरह विजय जी अपनी पत्नी की बात मानकर उस खेत में हल चलवाना शुरू कर देते हैं। शोभा, शोभा जल्दी आओ, जल्दी आओ शोभा, बहुत बड़ी खुशखबरी है। आए हाँ हाँ आ रही हूँ। कितना शोर कर रहे हैं आप भी? इतना सोना? इतना सोना कहाँ से मिला आपको? अरे कहीं आपने कुछ गलत काम तो नहीं किया है? बताइए जी, कहाँ से इतना सोना मिला आपको? बोलिए, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अरे माँ, पापा ने कोई गलत काम नहीं किया है, ना ही हमने कोई गलत काम किया है। ये सोना हमारे खेत में हल चलाते समय मिला है। क्या बात कर रहे हो बेटा? ये सोना हमारे खेत में मिला है? सच में? क्या सच में बेटा? हाँ हाँ, हल चलाते समय ये सोना मिला है। शोभा, तुम्हें लगता है कि हम कोई गलत काम कर सकते हैं? नहीं नहीं जी, मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। चलो, भगवान की बहुत असीम कृपा हुई हमारे ऊपर। भगवान भी जानते थे कि हमने किसी के साथ कुछ गलत काम नहीं किया है, इसलिए भगवान ने भी हमारी मदद की है। शोभा, यदि हम तुम्हारी बात ना मानते तो शायद ये सोना हमारे हाथ न लगता। करोड़ों का सोना प्रकाश जी के हाथ लग चुका था। प्रकाश जी ने अपने सारे कर्जदारों को कर्ज पटा दिया और अपने घर को भी अच्छे से बनवा लिया। इतना सोना मिला था कि प्रकाश जी की 7 पीढ़ी भी बैठकर खाती तो भी सोना खत्म ना होता। प्रकाश जी ने अपने घर में सारी सुख सुविधाओं की चीजें लगवा ली। एक बहुत बड़ी सोने चांदी की दुकान भी खोल दी अपने बेटे के लिए। एक बेटा बाहर विदेश चला गया जॉब करने के लिए। भगवान की कृपा से प्रकाश जी और शोभा जी के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सभी लोग बहुत खुश थे। साल भर के अंदर ही विजय के घर में एक सुंदर सी बेटी का जन्म हुआ। बेटी धीरे धीरे करके बढ़ने लगी, साल भर की बेटी हो गई थी। उसके बाद में विजय अब घूसखोरी का शिकार हो गया। घूसखोरी लेते हुए एक बार विजय पकड़ा गया, जिसके चलते विजय का सब कुछ लुट गया। विजय के गिरफ्तार होते ही बहुत सी और ऐसे केस खुले जिन लोगों से विजय ने घूस ली थी। इतने लोगों ने विजय पर घूसखोरी का केस किया था कि विजय की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। धीरे धीरे करके जो थोड़ा बहुत पैसा रिद्धि ने अपने पास बचा कर रखा हुआ था, उन पैसों से उसने एक किराए का मकान देखा। उस किराए के मकान में उसने कुछ दिन तक तो बिताए, लेकिन उसके पास जो रखा हुआ पैसा था वो भी खर्च हो गया। अब रिद्धि की हालत एकदम ही खराब हो गई। शहर में रिद्धि की मदद करने वाला कोई नहीं था। पति जेल में था, अब उसे एक रोटी के लिए कोई नहीं पूछता था। ना चाहते हुए भी रिद्धि को अपने जेठ और जेठानी के पास जाना ही पड़ा। रिद्धि ने जैसे तैसे टिकट का पैसा जोड़ा और पैसे लेकर वो चल पड़ी। जब रिद्धि अपनी जेठ जेठानी के घर पहुंची तो वो घर को देखकर पहचान ही नहीं पाई कि ये वही पुराना घर है जिस घर में वो शादी होकर आई थी। मैं भी जल्दी से मंदिर से होकर आ जाती हूँ, फिर आकर घर के कामों में लगूंगी। अरे रिद्धि, तुमने अपनी कैसी हालत कर ली है? क्या हुआ रिद्धि? अजी जल्दी आइए, देखिए जल्दी आइए। दीदी मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मेरी बच्ची बहुत बीमार है। मेरी बच्ची बहुत बीमार है दीदी। बहू, ये तुम्हारी हालत कैसी हो गई?
और ये बच्ची कौन है? भैया, ये मेरी बेटी है। आपके भाई को पुलिस पकड़ कर ले गई। पिछले 1 महीने से वो जेल में है। मेरी बेटी की इतनी ज्यादा तबीयत खराब है कि मेरे पास उसका इलाज कराने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। प्रकाश जी बिना देर किए पहले रिद्धि को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। रिद्धि का हॉस्पिटल से इलाज करवा कर लाते हैं। उसके बाद शांति से रिद्धि की सारी बातें सुनते हैं। रिद्धि, तुम जरा भी चिंता मत करो बेटा, मैं हूं ना। मेरे होते हुए मेरे भाई पर एक भी आंच नहीं आ सकती। मैं अपने भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। रिद्धि, ये सब बात तुमने हमें पहले ही बता दी होती तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। दीदी, जो कुछ मैंने आप लोगों के साथ किया उसके बाद तो मुझे आप लोगों को फोन करने में भी शर्म आ रही थी, लेकिन बात मेरी बच्ची पर आ गई थी, इसलिए मुझे मजबूरी में आना पड़ा। मैं अपने किए पर इतनी ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि मुझे आप लोगों से नजर मिलाने में भी शर्म आ रही थी। मुझे लग रहा था किस मुंह से मैं आप लोगों के पास जाऊँ, क्या कहकर आप लोगों के पास जाऊँ, जिन लोगों के साथ मैंने इतना बुरा किया, भाई से भाई को छुड़वा दिया। और बेटा, अब तुम्हें जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से खाओ पियो। अब उसका बड़ा भाई उसे जाएगा छुड़ाने के लिए। मेरे होते हुए मेरे भाई पर आंच नहीं आ सकती। मैं जा रहा हूँ उसे छुड़ाने। तुम अपना और अपनी बच्ची का अच्छे से ध्यान रखो। हाँ रिद्धि, तुम यहाँ आ गई हो। अब तुम्हें किसी चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे होते हुए विजय पर कोई एक उंगली भी नहीं उठा सकता है। जाओ जी, आप सबसे पहले जाओ। प्रकाश जी ने बहुत सारा पैसा लगाया और 2-3 दिनों के अंदर ही विजय को जेल से छुड़ा कर ला लिया। विजय, तुम्हारी हालत कैसी दिखने लगी है? एकदम ही सूख गए हो। मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से बना हुआ राजमा चावल लाती हूँ और मटर पनीर की सब्जी भी बनाती हूँ। मन भर कर खाना खाना तुम। जी, ये सब मेरे कारण हुआ है। इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। मैं यदि इनसे बड़ी बड़ी चीजों की फरमाइश न करते तो ये कभी रिश्वत न लेते, और रिश्वत न लेते तो इतने बड़े केस में फंसते ना। मेरी अधिक महत्वाकांक्षाओं के कारण आज ये सब कुछ हुआ है। मेरा सब कुछ लुट गया। मेरे पति की नौकरी चली गई, इज्जत चली गई। ऐसा ना बोलो बहू, कुछ नहीं गया है उसका भाई जब तक जिंदा है मेरे भाई पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई इज्जत नहीं गई है। और उसके भाई के पास इतना पैसा है कि वो बैठे बैठे भी खा सकता है। आप लोग धन्य हैं भैया भाभी, धन्य हैं। मैंने आप लोगों के साथ इतना बुरा किया। आपको पता है विजय जी, आप जब मुझे लेकर शहर गए थे तो जीजी ने मुझे कम से कम 50 बार फोन किया। इसी बीच भैया को भी अटैक आ गया था, लेकिन मैंने आपको बताना जरूरी नहीं समझा। भैया, आपको अटैक आया था? ये बात तो मुझे आज पता चल रही है भैया। अरे पगली, तू रो क्यों रहा है? मुझे कुछ नहीं हुआ है। देख, मैं तेरे सामने बैठा हुआ हूँ। मैं एकदम स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। मेरा कोई बीमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू जो है ना मेरे साथ, ये सब तुमने ठीक नहीं किया रिद्धि। मुझसे मेरे भाई को छुड़वाकर बहुत गलत किया तुमने। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। मेरी भाभी 50 बार तुम्हें फोन लगाती रही मुझसे बात करने के लिए, लेकिन तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। तुमसे शादी करना जीवन की सबसे बड़ी भूल थी मेरी। देखो विजय, पुरानी बातों को छोड़ो। पुरानी बातों को याद करोगे तो वो तुम्हें दुख ही देंगी। अब नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत करो। यहीं रहो, यहीं अपनी दुकान खोलो और उसी दुकान पर ध्यान दो। अब तुम्हें पुरानी बातों को ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। हमने सब कुछ भुला दिया है और तुम भी सब कुछ भुला दो। तुम रिद्धि के साथ अपना रिश्ता बहुत अच्छा बनाओ। हाँ जी, बस आप मुझे एक बार माफ कर दीजिए। मैं जीवन में कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी जिससे आपके या जेठ जी जेठानी जी के दिल को ठेस पहुंचे। विजय, जो हुआ उसमें बहू की कोई गलती नहीं है। सब हमारी किस्मत में लिखा पड़ा हुआ होता है। तुम बहू को माफ कर दो और अपने जीवन की शुरुआत फिर से करो। इस तरह विजय अपने भैया भाभी की बात मानकर रिद्धि के साथ दोबारा अपने रिश्ते की नई शुरुआत करता है। अब रिद्धि को भी सब कुछ समझ में आ जाता है। रिद्धि को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने अब अपने जेठ और जेठानी के प्रति जो सारी कड़वाहट थी वो सब भुला दी और बहुत प्रेम से अपने परिवार में रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी प्यारी सी कहानी? यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।